हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में एसबीआई क्लर्क मेंस लेवल के कुछ क्वांट के क्वेश्चंस। और दोस्तों बिल्कुल एग्जाम लेवल अप्रोच आपको सिखाने वाले हैं कि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जब आप बैठे होंगे तो वहां पे कैसे आपको मेंस लेवल के क्वेश्चंस को अप्रोच करना रहता है, कैसे आप अपने स्टेप्स को थोड़ा और डिक्रीज कर सकते हो ताकि आपका टाइम जो है वो आप सेव कर सको। तो यहां पर आपका टाइम सेविंग के साथ साथ आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी भी आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे अपना पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आप जैसे कि सामने देख पा रहे होंगे कि एक पर्सन है जो इन्वेस्ट करता है अपना टोटल अमाउंट ऑफ ₹5,000 इन टू डिफरेंट स्कीम्स के अंदर, ए एंड बी। ऐसे वाले क्वेश्चंस आपने प्रीलिम्स के जो मॉक टेस्ट होंगे उनमें बहुत बार देखे होंगे, लेकिन यहां पे स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि फिर भी ये मेंस लेवल है। तो देखिए 5,000 रुपए उन्होंने टोटल दो स्कीम के अंदर, एक स्कीम ए है और एक स्कीम बी है, यहां पे उन्होंने लगाए हैं। उसके बाद जो स्कीम ए है वो सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है 10% के रेट पे। यानी कि जो इंफॉर्मेशन ए स्कीम के बारे में गिवन है सबसे पहले वो हमको एक साइड लिख लेनी है, जो इंफॉर्मेशन बी के बारे में गिवन है वो उसकी साइड पे लिख लेना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है यहां पे 10%। उसके बाद आपको कहा गया है बी गिव्स सिंपल इंटरेस्ट एट, यहां पे देखिए डैश लिखा हुआ है, मतलब कि हमको नहीं पता कि बी का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना रहने वाला है, हमको नहीं पता है, वही हमको फाइंड आउट करना है। इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम स्कीम बी आफ्टर 4 years इज ₹480 मोर। देखो जब भी आपको यहां पे मोर या फिर लेस ऐसे करके क्वांटिटी दिया रहेगा तो आपको तुरंत दिमाग में स्ट्राइक हो जाना चाहिए कि वहां पे डिफरेंस दिया होगा, कि एक सिंपल इंटरेस्ट जो यहां पे मिला होगा, एक सिंपल इंटरेस्ट जो बी वाले पे मिला होगा, उन दोनों का डिफरेंस इन्होंने कितना दिया आपको 480 जो है वो यहां पे दे रखा है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे बोला गया है, देखिए 4 years is for, okay, then that received from scheme A after 3 year। अच्छा ओके, यहां पे बोला गया है कि ये जो इन्होंने 480 का जो इंटरेस्ट है ये किस में ज्यादा मिला गया है, फ्रॉम द स्कीम बी। यानी स्कीम बी में जो भी इंटरेस्ट आपको मिला होगा उससे 480 रुपीज आपको ज्यादा इंटरेस्ट रिसीव होगा। कहां पे, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम द स्कीम बी आफ्टर 4 years, यानी टाइम कितना दे रखा है यहां पे 4 साल। 4 साल का टाइम दे रखा है और कहा है कि जो भी इधर बी वाली साइड पे आपको जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो इंटरेस्ट क्या होगा, जो भी आपको 4 साल के बाद यहां पे इंटरेस्ट मिलेगा इधर पे बी वाली साइड पे, वो 480 ज्यादा होगा। कौन से वाले इंटरेस्ट से ज्यादा होगा, जो यहां पे आपको 3 साल के अंदर मिला होगा। देखो यहां पे जो आपको टाइम है वो कितना दे रखा है 3 साल। कहा गया है कि ए वाले पार्ट में 3 साल के अंदर जो भी आपको इंटरेस्ट मिला होगा वो इंटरेस्ट से 480 ज्यादा आपको इंटरेस्ट मिला होगा यहां पे बी वाली साइड पे। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पे देखिए, इफ इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम स्कीम ए, अगर ए वाली स्कीम में जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है 2 साल के बाद वो कितना है 560। हमें कहा गया था कि ए वाली स्कीम के अंदर 3 साल के बाद जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो, मतलब कि उस इंटरेस्ट से जब आप 480 रुपए ज्यादा दोगे तब आपको इंटरेस्ट किसके बराबर हो जाएगा, बी वाली स्कीम का इंटरेस्ट के बराबर हो जाएगा। ऐसा आपको कहा गया है। यानी कि आपको इस वाले इंटरेस्ट और इस वाले इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना दे रखा है 480। लेकिन अभी आपसे कहा गया है कि आपको ए वाली स्कीम के अंदर 2 साल के अंदर, 2 साल के अंदर जो इंटरेस्ट मिला है वो कितना मिला है 560 मिला है। अगर आपको 2 साल के अंदर 560 मिला है तो क्या हम 3 साल का फाइंड आउट नहीं कर सकते, कर सकते हैं। यानी कि 1 साल के अंदर आपको कितना मिलेगा, अब इसको डिवाइड करोगे 2 to the 4 280, तो 3 साल के अंदर कितना मिलेगा 3 into 280, 0 3 24 2 कैरी और 840। ये 840 आपके 3 साल का इंटरेस्ट आ गया, कितना 840। सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है। तो आपका 3 साल के अंदर कितना आ गया 840 आ गया। अब ध्यान से देखो 840 में जब मैं 480 जोड़ूंगा तो 0 12 हासिल 1 9 4 13, ये 1320 जो इंटरेस्ट है ना ये मुझे इधर पे मिला है यहां पे बी वाली स्कीम के अंदर। ओके, अब मेरे को एक बात बताओ, यहां पे आपके पास इंटरेस्ट गिवन है,
आप ये पता नहीं कर सकते क्या कि ए वाली स्कीम में उसने कितना पैसा लगाया है? सर कैसे? देखो मैं आपको बताता हूं। 840 आपका क्या है? 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। तो प्रिंसिपल कितना है आपका? ये जो ए है, इंटू रेट कितना है आपका? 10%। टाइम कितना है? 3 साल डिवाइड बाय 100। यहां पे देखो 10 10 जा 100 हो जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 2 जा 6, 24, 280, 280 इंटू 10 2800। यानी आपके ए की वैल्यू कितनी आ गई? 2800। अगर ए 2800 आ गया, 5000 में से 2800 रुपया उसने ए वाली स्कीम में लगाया था, तो अब आप मुझे बताओ 5000 में से 2800 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2200। ये 2200 उसने किस में लगाया होगा? इस बी वाली स्कीम के अंदर। तो ए स्कीम के अंदर उसने 2800 रुपए लगाए थे, बी स्कीम के अंदर उसने 2200 रुपए लगाए थे। आपको पूछा है क्या? रेट ऑफ इंटरेस्ट। जिसने भी मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी, मैंने बहुत अच्छे से वहां पे सिखाया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट डिवाइड बाय प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय टाइम। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए पहले सिंपल इंटरेस्ट चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट मैंने आपको पहले निकाल के दे दिया था 1320। प्रिंसिपल कितना होगा? 2200 इंटू 100 डिवाइड बाय टाइम कितना था हमारा? 4 साल। तो यहां पे 4 साल। देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म कर दो। 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 0, और यहां पे 4 3 जा 12 0, यानी कि 30/2, 2 इंटू 15 30, 15% आपका क्या आ गया? रेट। तो आपका रेट 15%, ऑप्शन नंबर बी एग्जैक्टली करेक्ट आंसर है। मुझे पता है कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, लेकिन ये मेंस लेवल के क्वेश्चन है, प्रीलिम्स के नहीं है, तो इसलिए आप वीडियो को प्लीज थोड़ा सा रिवाइंड करेंगे तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में जरूर आएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, और ये है चैप्टर हमारा ट्रेन वाला। देखिए सॉरी, ट्रेन वाला नहीं है, पाइप एंड सिस्टम वाला है। पाइप एंड सिस्टम वाला चैप्टर है। ओके, अब देखो यहां पे क्या है? यहां पे है आपका ए और बी टुगेदर टू कंप्लीट अ वर्क इन 9.6 आवर्स। यानी कि जो समय लगा रहे हैं ए और बी दोनों मिलकर जो समय लगा रहे हैं, वो कितना समय लगा रहे हैं? 9.6 आवर्स लगा रहे हैं। ओके, एंड द टाइम टेकन बाय द बी और सी, और जो बी और सी है वो समय लगा रहे हैं टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। उसी सेम काम को करने में वो कितना समय लगा रहे हैं हमें नहीं गिवन है, यही हमें फाइंड आउट करना है। एंड द टाइम टेकन बाय द ए और सी, और ए और सी जो समय लगा रहे हैं वो कितना लगा रहे हैं? 31 इंटू 7 करोगे तो 217, 217 में 23 जोड़ दोगे 240, और नीचे आ जाएगा 31। इतना ये आवर्स है, ये भी आवर्स है। अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले सिर्फ आपका 1 सेकंड में लेना चाहूंगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो अक्सर आप पढ़ते रहते हो। देखो, जब कभी भी आपके पास वर्क सेम होगा, वर्क सेम होने का क्या मतलब है? वर्क सेम होने का मतलब है यहां पे 9.6 आवर्स उसको जिस भी काम को खत्म करने में लग रहे हैं, उसी काम को खत्म करने में ए और सी को कितना समय लग रहा है? 240 डिवाइड बाय 31 आवर्स। मतलब यहां पे जो काम हो रहा है, यहां पे जो काम हो रहा है, यहां पे जो काम हो रहा है, तीनों काम बराबर है। अगर काम सेम है, बराबर है, तो एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? टाइम के। अब ये एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टाइम के, इसका क्या मतलब है? कुछ बच्चों को ये भी पता नहीं होता, तो मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आपके पास दे रखा है कि आपकी एफिशिएंसी का मतलब होता है 1 घंटे में कितना काम हो रहा है, उसे हम एफिशिएंसी कहते हैं। मान लीजिए एफिशिएंसी आपके पास दे रखा है कि 8 आपकी एफिशिएंसी है, तो आपका टाइम कितना हो जाएगा? 1/8। और अगर आपके पास टाइम दे रखा है 8 घंटे, तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 1/8। मतलब आपके पास जो भी एफिशिएंसी होगा उसका उल्टा कर दोगे तो आपको टाइम मिलेगा, और अगर आपके पास टाइम दे रखा होगा, जब आप उसका उल्टा कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा? एफिशिएंसी मिलेगा। समझ में आया? समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन से आगे देखो, आपको समझ में आ जाएगा। यहां पे 9.6 आवर्स है। क्या मैं इसको 9.6 को 96/10 नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे भी काम जो हो रहा है वो बराबर, यहां पे भी जो काम हो रहा है वो सेम काम, यही काम हो रहा है, यहां पे भी जो काम हो रहा है, तीनों काम मतलब सेम है, तीनों काम सेम है। तो इधर पे जो मेरे को टाइम है, अगर मैं इसका उल्टा कर दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा? एफिशिएंसी मिल जाएगा। समझ में आया? इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि ए 1 घंटे में जो काम करेगा प्लस बी जो 1 घंटे में काम करेगा, इन दोनों का काम जो है वो जोड़ के कितना आ जाएगा? 10/96। यानी कि आपका
1 घंटे का काम, इन दोनों ए और बी की जो एफिशिएंसी है वो मिलाकर कितनी आ जाएगी 10/96। इसी तरीके से आप इसको भी जब रेसिप्रोकल कर दोगे, उल्टा कर दोगे, तो 31/240 ये आपकी क्या आ जाएगी एफिशिएंसी। ये क्या आ जाएगी एफिशिएंसी। ये टाइम मेरे पास दे रखा था, लेकिन जब मैंने इसका उल्टा कर दिया तो मुझे क्या मिल गया एफिशिएंसी मिल गया। कहां से? इस वाले कॉन्सेप्ट से जो मैंने अभी आपको बताया। अब मेरे को एक बात बताओ, बी और सी कितना समय लगा रहे हैं ये मुझे नहीं पता, यही तो मुझे पता करना है, यही तो मुझे फाइंड आउट करना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। आगे बोला गया है ओके, सी इज 60% मोर हमेशा याद रखना, 60% का मतलब होता है 3/5। कहा क्या गया है, सी जो है वो 60% ज्यादा काम करता है। किसके कंपैरिजन में? बी के कंपैरिजन में। मतलब अगर मैं ये कह दूं कि बी मेरा 5x काम करता है, तो 5 का 60% कितना होता है 3। मतलब ये जो है 5 में 3 जोड़ के जो काम करेगा वो कौन करेगा? सी, क्योंकि क्या लिखा गया है? मोर लिखा गया है। मतलब 5 में 60% 5 का 3 होता है, तो अगर बी 5 काम करेगा तो सी कितना काम करेगा 8। लेकिन ये क्या दे रखा है मेरे को? एफिशिएंसी दे रखी है। मतलब सी 1 घंटे में कितना काम करता है 8x, बी 1 घंटे में कितना काम करता है 5x। तो ये मेरे पास एफिशिएंसी है। ओके, टाइम नहीं है मेरे पास, एफिशिएंसी दे रखी है। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मेरे पास एफिशिएंसी का डेटा गिवन है, किसका? सी का और बी का, तो मेरे को एक बात बताओ, यहां पे जो ये ए है, ये ए 1 घंटे में कितना काम करेगा? मेरे को एक बात बताओ। मतलब ये ए जो है ना, ये 1 घंटे में कितना काम करेगा 1/a। क्योंकि मैं इसका भी उल्टा कर दूंगा। मैंने अभी तक लिखा था कि ए और बी दोनों की एफिशिएंसी को मिलाकर 10/96 आया है। तो मान लो कि ए जो है अगर वो 1 यूनिट काम कर रहा है, मान लो किसी भी समय में, तो 1 घंटे में वो कितना काम करेगा 1/a। मतलब ए का भी जब उल्टा कर दूंगा तो क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? ये तो ए की एफिशिएंसी है ना। तो जब इसका ये ए का टाइम है, जो ए देखो ना, ए यहां पे कुछ समय लगाएगा, बी कुछ समय लगाएगा, तब जाके यहां पे 9.6 आवर्स आएगा। तो मैं ए जितना भी समय लगा रहा होगा उस काम को खत्म करने में, जब इस ए के समय को, टाइम को उल्टा कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? एफिशिएंसी। जैसे यहां पे आया था, यही तो बताया ना, एफिशिएंसी का उल्टा कर दूंगा तो टाइम आ जाएगा, टाइम का उल्टा कर दूंगा तो एफिशिएंसी आ जाएगा। तो ए जितना भी समय लगा रहा होगा उसका उल्टा करने पे क्या आ जाएगा? एफिशिएंसी। उसी तरीके से बी की एफिशिएंसी, दोनों की एफिशिएंसी जोड़ के कितनी आ जाएगी 10/96। इसी तरीके से यहां पे देखो नीचे 1/a इसकी एफिशिएंसी, सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 1/c, और दोनों की एफिशिएंसी मिलाकर कितनी आ जाएगी 31/240। अब एक और चीज देखो, ये जो b है, क्या इसकी वैल्यू मेरे को गिवन नहीं है यहां 5x? जी हां गिवन है। तो 1/a प्लस 1/5x इज इक्वल्स टू 10 कितना जाएगा 96। यहां पे भी देखो 1/a प्लस c की एफिशिएंसी कितनी है 1/8x इज इक्वल्स टू 31/240। यहां पे c है, इसकी जगह पे 8x डाल दिया। ओके, अब देखो ये जो 1/a है ये तो इसी साइड रहेगा, लेकिन ये 1/5x को जब मैं इस साइड डाल दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 10/96 में से -1/5x। यहां पे ये जो 8x है, जब इसको इस साइड डाल दूंगा तो माइनस का कितना हो जाएगा 1/8x। लेकिन यहां पे देखो 1/a लेफ्ट हैंड साइड पे, यहां पे भी ये 1/a लेफ्ट हैंड साइड पे रह जाएगा। दोनों की दोनों वैल्यूज 1/a के बराबर है। यहां पे जो 1/a है वो इसके बराबर है, और यहां पे जो ये 1/a है वो इसके बराबर है। अब आप बताओ, यहां पे x इज इक्वल टू 2 रखा होगा, तो x इज इक्वल्स टू 2y रखा होगा, और x इज इक्वल्स टू 4z दे रखा होगा। तो ये दोनों वैल्यू x है, तो ये भी तो आपस में बराबर हो जाएगा ना। इसी तरीके से ये 1/a है, ये 1/a है, तो ये दोनों वैल्यूज भी आपस में क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। क्योंकि 1/a इसके बराबर, 1/a इसके बराबर, तो अगर ये 1/a इसके बराबर, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। अब यही था क्वेश्चन जो आपका यहां पे समाप्त हो गया। 10/96 माइनस 1/5x 31/240 माइनस का 1/8x। ठीक है, उसके बाद देखो ये x वाली क्वांटिटी है, ये भी x वाली क्वांटिटी है, तो इस क्वांटिटी को मैं इस साइड लेके चला जाऊंगा, और इस वाली क्वांटिटी 31/240 इसको इस साइड लेके आ जाऊंगा, लेफ्ट हैंड साइड। तो 10/96 में से माइनस कर दूंगा 31/240, यहां माइनस का 1/8x ऑलरेडी है, प्लस का 1/5x हो जाएगा। तो आप मेरे को एक बात बताओ, ये नीचे जाके 5x इधर 8x इधर, 5x माइनस 8x कितना जाएगा माइनस का 3x डिवाइडेड बाय 8 5 40 x का स्क्वायर। यहां x का स्क्वायर है, ये वाला x
और ये स्क्वायर आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब यहाँ पे मैं देखो, यहाँ पे आपको ना इधर भी डिपेंड करता है सिंप्लीफिकेशन आपका कितना स्ट्रांग है। ये देखो ये वैल्यू क्या है 10/96 माइनस 31/240। अगर आप ध्यान से देखोगे ना 24 का 4 गुना ही 96 होता है, तो मतलब मैं 960 क्या ले लूंगा, एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। बचपन में पढ़ते हैं 240 और 960, 96 का एलसीएम ले लिया 960, 96 का 10 गुना करूंगा तो 960 आ जाएगा, तो इधर भी ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आएगा 100, माइनस 240 का 4 गुना करूंगा तो 960 आ जाएगा, तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 एकम 4, 4 तियां 12, तो ये कितना जाएगा मेरे पास 124, सॉरी 124। यहां पे आ जाएगा मेरे पास वैल्यू माइनस का 24 डिवाइडेड बाई 960। ठीक, अब देखो यहां पे क्या वैल्यू है, साफ साफ लिखता हूं, माइनस का 24 डिवाइडेड बाई 960 बराबर किसके आ जाएगा, माइनस का 3 डिवाइडेड बाई 40 का x। माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 24 का 40 गुना आएगा 960, 40 से 40 खत्म हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 3। जैसे ही x की वैल्यू 3 आ गई ना, तो इधर जहां मैंने ये c और b का रेशो दे रखा था, c और b का रेशो, तो 8 का 3 गुना कितना आ जाएगा 24, 5 का 3 गुना कितना आ जाएगा 15। ये देखो ये मेरे पास निकली एफिशिएंसी। लेकिन इन्होंने आपसे पूछा क्या है, इन्होंने पूछा है आपसे टाइम, हाउ मच टाइम टेकन, कितना समय लगाएंगे बी और सी दोनों मिलकर इसी काम को खत्म करने में, जो ये सारे के सारे यहां पे काम कर रहे थे। अरे अभी तो बताया, स्टार्टिंग से बता रहा हूं, एफिशिएंसी का उल्टा करोगे तो क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा ना। तो ये 24 है, इसका उल्टा कर दो 1/24 प्लस 1/15, मतलब सी ने 1/24 टाइम लगाया होगा, बी ने 1/15 टाइम लगाया होगा। अब 1/24 और 1/15 ये भी करना सिखाई देता हूं, चलो यहां तक तो आ गया हूं, 1/24 और 1/15। ठीक, इसका भी आप एलसीएम ले लो, या तो कर लो 15 प्लस 24, 15 का 4 गुना 60, 6 हासिल, 15 का 2 गुना 30, 360, 360 आ गया, और ऊपर कितना जाएगा 39/360, 13120, 13/120। अब सारे बच्चे नहीं सर गलत आ गया सर, आपका आंसर तो गलत आ गया सर, यहाँ पे तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, 13 डिवाइडेड बाई 120 है ना, कहोगे आप सभी। तो अब इसका आपको फ्रैक्शन वैल्यू करना होगा, फ्रैक्शन वैल्यू चेक करना है। ठीक है, 13 डिवाइडेड बाई 120 आ गया आपके पास, ठीक है ना। तो अब आप इसका फ्रैक्शन वैल्यू चेक करोगे। ठीक, तो देखो यहां पे 13 इंटू 9 करोगे तो कितना आ जाएगा 117, उसमें 3 जोड़ दो कितना आएगा 120 डिवाइडेड बाई 13। ठीक, तो ये भी मेरे पास क्या निकली थी, एफिशिएंसी ही तो निकली थी। जब इसका उल्टा कर दोगे तो टाइम निकल जाएगा, तो 120/13 ये आपका आ गया करेक्ट आंसर, और यहां पे आ गया आपका ऑप्शन नंबर ई आपका करेक्ट आंसर। ठीक, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को रिवाइंड करना, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया, मेंस लेवल है, प्लीज थोड़े से एफर्ट्स आपको देने होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे कॉन्सेप्ट के ऊपर, और ये हमने लिया है आपके प्रॉफिट एंड लॉस से। तो देखो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी से कि इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवा रहा हूं, लेकिन ये जो मेरी प्लेलिस्ट आपको यहां सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी ना, प्लीज आप एक बार इसको गो थ्रू कर लेना, क्योंकि मैंने इसमें जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाए हैं ना, वो सिर्फ प्रीलिम्स में आपको हेल्प नहीं करेंगे, वो आपको ऐसे मेंस लेवल क्वेश्चंस में भी आपको बहुत हेल्प करेंगे। सो प्लीज एक बार आप उसको देख लेना, तभी आपको ये क्वेश्चंस थोड़े और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक, देखो सबसे पहले यहां पे स्टार्ट करते हैं, एक शॉपकीपर है जो मार्कअप करता है कि देखो मार्क अप लिखा हुआ है ना, मार्क अप का मतलब हमेशा क्या रहता है कि कॉस्ट प्राइस अगर आपका एक्स है तो आपका जो मार्केट प्राइस होगा इस एक्स में कुछ ऐड करेगा ना, तब जाके आपका मार्केट प्राइस बनता है। मान लो दुकानदार है ना, उसने जब खुद वो चीज खरीदी होती है तो वो उसने 100 रुपए की लाई है, लेकिन जब वो आपको कहता है नहीं नहीं इसकी कीमत तो 120 रुपए है, देख लो यहां बॉटल पे इस पे 120 लिखा हुआ है, वो जो बॉटल पे 120 लिखा होता है ना, वो मार्केट प्राइस होता है, वो आपको मार्केट प्राइस दे रखा होता है। कॉस्ट प्राइस एक्चुअली में तो उसने हमेशा कम में ही लाया होता है, दुकानदार कभी घाटे में नहीं जाता है। ठीक है, सो कॉस्ट प्राइस हमेशा एक्स होता है, और उसमें जब आप कुछ ऐड करते हो तभी आपको क्या मिलता है, मार्केट प्राइस मिलता है। लेकिन यहां पे परसेंटेज दे रखा है, मान लो उसने कुछ वाई परसेंटेज से अगर उसने इंक्रीज किया होगा, एक्स में वाई परसेंटेज से कुछ इंक्रीज किया होगा, तो आपको क्या मिला होगा, मतलब मार्केट प्राइस मिल गया होगा। लेकिन कितने परसेंटेज से उसने मार्केट प्राइस को बढ़ाया है हम कैसे बता सकते हैं यार, हमको ना कॉस्ट प्राइस पता है ना मार्केट प्राइस पता है, हम कैसे बता देंगे उसने कितने परसेंटेज उसको बढ़ाया है। जब हमें यह पता चलेगा कि कॉस्ट प्राइस कितना है, मार्केट प्राइस कितना है, तब हम बता सकते हैं उसने कितने परसेंट से उसको बढ़ा दिया है ना। मान लो यहाँ पे 100 नंबर है, 100 को मैंने 120 कर दिया, तो कितने परसेंट से बढ़ा दिया, 20% से बढ़ा दिया। तभी बता पाऊंगा ना, जब मुझे इन दोनों की वैल्यूज का पता होगा तब बता पाऊंगा कितने से बढ़ गया है। अब देखो उसके बाद इन्होंने कहा है
उसने उसको बेच दिया, सोल्ड कर दिया, दो सक्सेसिव डिस्काउंट्स के ऊपर, एक 5% का, एक 15% का। हमेशा ये बच्चों बात याद रखना, डिस्काउंट हमेशा किसके ऊपर लगता है? मार्केट प्राइस के ऊपर डिस्काउंट लगता है, ठीक। कॉस्ट प्राइस के ऊपर जो होता है ना वो प्रॉफिट या लॉस में बात होती है, लेकिन डिस्काउंट हमेशा किस पे बात होती है? मार्केट प्राइस पे। ओके, अब एंड अर्न अ प्रॉफिट, प्रॉफिट को भी नहीं छोड़ा है, प्रॉफिट भी आपको मिला है कितने का? 460 रुपए का। अगर शॉपकीपर सोल्ड करेगा आर्टिकल को एट मार्केट प्राइस पे, जो सेलिंग प्राइस है वो मार्केट प्राइस के बराबर है बेटा, कह रहा है। अगर शॉपकीपर सोल्ड कर देगा आर्टिकल को किस पे? मार्केट प्राइस पे, तो ही वुड हैव रिसीव, तो उसको कितना मिलेगा? 8,000 रुपए मिलेंगे। मतलब उसने बेचा कोई सामान, 8,000 रुपए उसको मिल गए, 8,000 रुपए मिल गए, मतलब उसका सेलिंग प्राइस हो गया 8,000। बट अभी तो कहा इसने कि मार्केट प्राइस भी कितना हो जाएगा? 8,000 ही हो जाएगा, क्योंकि जितना बॉटल के ऊपर दाम लिखा हुआ था उस बंदे ने 1 रुपए भी कम नहीं किया। कहा नहीं 120 तो 120 देने पड़ेंगे, कोई डिस्काउंट नहीं। तो ये इसने कहा है कि 8,000 आपका क्या आ जाएगा? मार्केट प्राइस। अब मार्केट प्राइस तो 8,000 आ गया, लेकिन उसके बाद 5% का डिस्काउंट दे दिया। देखो 100 रुपए का कोई सामान है, ठीक है, उसके ऊपर मैंने दे दिया 20% का डिस्काउंट, तो वो सामान कितने में बेचूंगा मैं? 80 रुपए में। मतलब अगर मैं ये कह सकता हूं कि 20% डिस्काउंट है, तो मतलब इस चीज को मैं कितने में बेच रहा हूं? 80% में बेच रहा हूं। अगर 100 रुपए का कोई सामान है, उस पर 10% का डिस्काउंट, तो मतलब 90 रुपए में वो बिक जाएगी। तो इसका मतलब 90% मेरा क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस, है ना। 100 का 90% कितना हो जाएगा? 90। तो 90 मेरा क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस। तो मतलब अगर 5% डिस्काउंट है तो 95% मेरा क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस। 8,000 में 5% का डिस्काउंट, तो मतलब 95% में बेचा होगा। अब 15% का डिस्काउंट, मतलब 85% में बेचा होगा। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को? 100 रुपए की कोई चीज है, 20% का डिस्काउंट है, तो मतलब 80% क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस। समझ रहे हो ना? उसके बाद अब देखो आगे क्या क्या है। इधर से मेरा क्या निकलने वाला है? सेलिंग प्राइस निकलने वाला है। वो ये जो देखो सामने, ये जो मैंने प्लेलिस्ट लगा रखी है ना, जो अभी आपको पहले बताई, प्लीज इसको गो थ्रू कर लेना आप, ये तभी जाके आपका कॉन्सेप्ट और मजबूत हो जाएगा, क्योंकि यहां पे यही सिखाया मैंने। यहां पे सेलिंग प्राइस निकलेगा, अब मैं इधर भी सेलिंग प्राइस निकालूंगा। सेलिंग प्राइस हमेशा दो तरीके से निकलता है, एक आप मार्केट प्राइस में से माइनस कर दो डिस्काउंट, तो आपको सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। दूसरा आप कॉस्ट प्राइस में प्लस कर दो प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस कितना माना मैंने? एक्स माना है। प्रॉफिट कितना मिला है? 460 का, तो 460 का प्रॉफिट। ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है। अगर दोनों ही सेलिंग प्राइस हैं तो भाई एक ही चीज के दो अलग अलग सेलिंग प्राइस तो नहीं होंगे ना। तो इधर ये वाला सेलिंग प्राइस, ये वाला सेलिंग प्राइस, दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो अब देखो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, ये 1 जीरो से ये 1 जीरो खत्म। 5 का 2 गुना 10, 5 का 17 कितना? 85। 2 से काटेंगे, 4 बार में कितना हो जाएगा? 8। अब यहाँ 14 इंटू 17 करेंगे, नहीं 4 इंटू 17 करेंगे तो कितना आएगा? 68 इंटू 95 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 460। तो 95 इंटू 68 करो, 8 5 से 40, 4 कैरी, 760 इंटू 6 5 30, 3 कैरी, 54 57, 0 6 14 हासिल 1, 6 4 6 0 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 460। 460 यहां जाके माइनस, तो बचेगा 6,000, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 6,000। मतलब मेरा कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 6,000। अब मेरा जो मार्केट प्राइस था वो तो 8,000 है, यहीं पे बताया था मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों आपस में क्या है? बराबर हैं। तो 6,000 मेरा कॉस्ट प्राइस आ गया, मार्केट प्राइस मेरा 8,000 आ गया, तो 6,000 से 8,000 कितना बढ़ गया? 2,000 बढ़ गया। और यही तो मुझसे पूछा है ना कि कितना ज्यादा परसेंटेज उसने मार्केट प्राइस का, कितना ज्यादा परसेंटेज रखा है, यही मुझसे पूछा है कि कितना ज्यादा रखा है। तो 2,000 आ गया, यहां पे डिवाइड बाय कर दूंगा किससे? 6,000 से, क्योंकि कितना ज्यादा है यही तो बताना है, इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अच्छा 100 को रहने दो, 100 को रहने दो, 3 जीरो से ये 3 जीरो खत्म, 100 को यहां पे रहने दो, तो कितना जाएगा? 2 3 जा 6, 1/3 इंटू 100। तो सारी दुनिया जानती है 1/3 मतलब कितना होता है? 33.33%। जिसने परसेंटेज चैप्टर पढ़ा होगा उसको पता होगा 1/3, तो 33.33%। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा। लास्ट अपना कॉन्सेप्ट है हमारे ट्रेन वाले चैप्टर से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार प्लीज आप इसको देख लेना ध्यान से। देखिए, एक ट्रेन है जो क्रॉस करती है एक प्लेटफॉर्म को, ठीक है, जिसकी लेंथ है कितनी? यहां पे हमारे पास 120 मीटर। ओके, जिसकी लेंथ है कितनी? 120 मीटर। ट्रेन क्रॉस कर रही है एक प्लेटफॉर्म को जिसकी लेंथ है 120 मीटर। कितने सेकंड्स में?
टी सेकंड्स में, यानी कि टी सेकंड्स में हमेशा ट्रेन वाले चैप्टर में जो ऐसे हॉरिजेंटल डिस्टेंस होता है हम उसको काउंट करते हैं डिस्टेंस की जगह पे, लेकिन जो ऐसे वर्टिकल वाले डिस्टेंस होते हैं, मतलब कि पोल हो गया, स्टैंडिंग मैन हो गया, उसका डिस्टेंस हम कवर नहीं करते। टाइम किसके बराबर होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड के बराबर। लेकिन डिस्टेंस कौन कौन सा काउंट करेंगे? एक तो प्लेटफॉर्म का और एक तो ट्रेन की लेंथ का। प्लेटफॉर्म की लेंथ हमें दे रखी है कितनी? 120। ट्रेन की लेंथ मुझे नहीं पता, प्लेटफॉर्म 120 है, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ द ट्रेन भी मेरे को नहीं पता है, दे रखा है। हमेशा याद रखना यहाँ पे सिर्फ टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड वाला जो एक फॉर्मूला होता है, इसी से काम हो जाता है इस पूरे चैप्टर में। लेकिन ये पता होना चाहिए कि डिस्टेंस कैसे काउंट करते हैं ट्रेन वाले चैप्टर में। तो अगर आपके पास ऐसे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, यानी कि प्लेटफॉर्म है, टनल है, कोई पाथ है, उसका डिस्टेंस दे रखा है, तो वो आप काउंट करोगे यहाँ पे डिस्टेंस की जगह पे। लेकिन कोई पोल है, कोई स्टैंडिंग मैन है, कोई बिजली का खंभा है, तो उसका डिस्टेंस आप कवर नहीं करोगे, यहाँ पे डिस्टेंस नहीं लिखोगे। अब वही सेम ट्रेन क्रॉस कर रही है एक पोल को, तो वही ट्रेन कितने समय में? t-4.8 समय लगा रही है किसको क्रॉस करने में? पोल को। अब मैं यहाँ पे पोल का डिस्टेंस काउंट नहीं करूंगा, तो मतलब सिर्फ ट्रेन की लेंथ लिखूंगा डिस्टेंस की जगह पर। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और स्पीड s लिखूंगा क्योंकि मुझे स्पीड नहीं पता है। अब आप मुझे बताओ, टाइम नहीं पता, लेंथ नहीं पता, स्पीड नहीं पता, तो क्या इसमें से कुछ भी बता पाऊंगा? नहीं बता पाऊंगा। मतलब आगे इंफॉर्मेशन छुपी हुई है क्वेश्चन के अंदर। ठीक, देखिए उसके बाद यहां पे लेकिन एक चीज तो मैं देख पा रहा हूं, क्या? यहां पे टी है, यहां पे भी टी है, तो क्यों ना मैं इस टी को आपस में बराबर कर दूं। सर कैसे? ये जो सेकंड वाला है इसको मैं लिख सकता हूं L/S प्लस का 4.8, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब देखो यहां पे भी t की वैल्यू है, यहां पे भी t की वैल्यु है, तो अगर ये भी t की वैल्यू है, ये भी t की वैल्यू है, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। L प्लस 120 डिवाइडेड बाई S इज इक्वल्स टू L/S प्लस 4.8। ये L प्लस 120 डिवाइड बाई S तो ऐसे रहेगा, L प्लस ये S इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4.8S डिवाइड बाई S। S से S खत्म हो जाएगा, यहाँ पे L, यहाँ पे L, L से L खत्म हो जाएगा क्योंकि ये जब इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो आपके पास 120 की वैल्यू आ जाएगी 4.8S। ये पॉइंट का जीरो भी इसको दे दूंगा, 4 1 4 4 2 Z 4 3 12 0। तो आपके पास S की वैल्यू कितनी आएगी? 300/12, यानी कि 12 का 2 गुना 24 5 60, तो 25 मीटर पर सेकंड आपकी क्या आ गई? S आ गई। S क्या है बेटा? S आपके पास स्पीड है। कौन से ट्रेन की स्पीड है? जो आपकी ट्रेन A है उसकी स्पीड कितनी आ गई? 25 मीटर पर सेकंड। देखता हूं मैं, यहां पे 25 डाल दिया मैंने, तो T निकल जाएगा क्या? नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा सर? L अभी भी मुझे नहीं पता लेंथ क्या है मेरी ट्रेन की। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने कहा एक दूसरी ट्रेन है जिसकी लेंथ 200 मीटर है, मतलब एक ट्रेन B है जिसकी लेंथ मेरे पास 200 मीटर दे रखी है। उस ट्रेन की लेंथ, वो एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है और उस प्लेटफॉर्म की लेंथ मेरे पास दे रखी है 240 मीटर। उसके बाद कितने सेकंड्स में? T प्लस 10 सेकंड्स में। ओके सर, T प्लस 10 सेकेंड मतलब मेरा टाइम है, डिस्टेंस मतलब मेरा लेंथ में लूंगा ट्रेन का भी और प्लेटफॉर्म का भी, दोनों जोड़ दूंगा तो 440 डिवाइडेड बाय मेरे पास जो स्पीड है सेकेंड ट्रेन की वो है 20 मीटर पर सेकेंड। तो मैं स्पीड नीचे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस की जगह पे मैंने ट्रेन की लेंथ भी डाल दी, प्लेटफॉर्म की लेंथ भी डाल दी, और जो स्पीड थी वो 20 थी तो 20 नीचे लिख दिया। 0 से 0 खत्म, 2 से 22 बार में, तो t प्लस 10 की वैल्यू कितनी आ गई? 22। तो t की वैल्यू 22 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 12। तो t कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। t कितना आ गया? 12। t आ गया 12, तो t यहां पे भी था, t यहां पे भी था। अब मुझे l निकालने में कोई दिक्कत होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? s भी निकल गया मेरे पास, s आ गया 25, t आ गया 12, तो मैं ट्रेन ऑफ द लेंथ निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। सर कर लो, यहां पे आप t की जगह पे 12 लिख दो और इधर कर दो t की जगह पे 12 लिख दो, कहीं पे भी डाल सकते हो आप, और यहाँ l कर दो प्लस यहाँ 120 डिवाइड बाय s कितना आएगा? 25। 25 का 12 गुना कितना आ जाएगा? 300 इज इक्वल्स टू L प्लस 120। तो 120 यहां जाके माइनस, तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180। L की वैल्यू आ गई 180। उम्मीद है यहां तक समझ आ गया होगा। जैसे ही L की वैल्यू 180 आ गई तो ये लेंथ ऑफ द ट्रेन A की लेंथ है। ठीक है, अब इन्होंने मुझसे कहा है कि जो आपकी फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, आप उस प्लेटफॉर्म की लेंथ निकालो जिसको क्रॉस कर रही है पहली ट्रेन, यानी कि फर्स्ट ट्रेन। कितने सेकंड्स में?
टी प्लस 30 सेकेंड्स में। टी कितना है बेटा 12, 12 में 30 जोड़ दे कितना हो गया 42। तो 42 सेकेंड्स मतलब मेरे पास टाइम गिवन है। डिस्टेंस कितना आएगा, एक तो ट्रेन की लेंथ, कौन सी ट्रेन की लेंथ, पहली वाली ट्रेन की लेंथ 180 प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ p, मुझे नहीं पता प्लेटफॉर्म की लेंथ, डिवाइडेड बाय स्पीड, पहली ट्रेन की स्पीड 25। 25 से जब भी आपको कोई चीज मल्टीप्लाई करनी है ना, एक और ट्रिक सिखा देता हूं। तो देखो जब भी आप किसी नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करते हो, जैसे आप 25 से 42 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 42 इंटू 25 कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 25 का जो पीछे वाला नंबर है इसको हमेशा 4 के साथ डिवाइड कर दो, तो 4 मतलब सॉरी 25 को इधर 4 1 4, नहीं 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 सॉरी 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 सॉरी, वो ट्रिक यहाँ के लिए नहीं थी, सॉरी सॉरी सॉरी, ट्रिक यहाँ के लिए नहीं थी, वो एक और नंबर है, वो बाद में बताऊंगा, अभी वीडियो और लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो 42 इंटू 25 करोगे तो 25 का 2 गुना 50 हासिल 5, 25 का 4 गुना 100 तो 105, 1050, 180 इसमें से माइनस कर दो तो 0, 15 8 7 9 और 1 8, 870। तो प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी आ गई 870। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। मानता हूँ वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई है, लेकिन मेंस लेवल के क्वेश्चंस करवाए हैं आपको, तो हर एक वीडियो हर एक क्वेश्चन आपको एक अलग कॉन्सेप्ट बताएगा। तो प्लीज़ अगर वीडियो को लाइक करोगे तो बहुत मोटिवेशन मिलेगा, वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ तब भी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और कोई डाउट है, कोई और चाहते हो आप, आपकी कोई डिमांड है जिस पे मैं वीडियो बनाऊं, तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।